जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान वंश में हमने अब तक पढ़ा कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की 1194 ईस्वी में। गोविंदराज के बाद उनके पुत्र वल्लन देव शासक बनते हैं और वल्लन देव के समय दिल्ली से आक्रमण होता है इल्तुतमिश का 1226 ईस्वी में, और इल्तुतमिश रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। अब रणथंभौर पर अधिकार हो गया 1226 ईस्वी में किसका? दिल्ली का। और वल्लन देव के बाद अगले जो शासक बनते हैं रणथंभौर के, वो प्रहलाद और वीर नारायण बनते हैं। क्योंकि रणथंभौर दिल्ली के अधीन है, इसी कारण प्रहलाद और वीर नारायण किसके अधीन रहते हुए शासन करते हैं? दिल्ली के। ठीक है। फिर वीर नारायण को इल्तुतमिश दिल्ली बुलवाता है और दिल्ली बुलवाकर वीर नारायण की कर देता है हत्या। फिर वीर नारायण के बाद अगले जो शासक बनते हैं वाघभट्ट। वाघभट्ट चौहानों में, रणथंभौर के चौहानों में शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। इन्होंने 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तब 1236 ईस्वी में रणथंभौर को दिल्ली से स्वतंत्र करवा लेते हैं। इसी कारण मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिर में वाघभट्ट को भारत का महान राजा कहा है। फिर वाघभट्ट के बाद जैत्र सिंह शासक बनते हैं और जैत्र सिंह का शासनकाल रहता है 1250 ईस्वी से 1282 ईस्वी। कुल 32 वर्ष का शासनकाल रहता है जैत्र सिंह का। जैत्र सिंह के समय दिल्ली से आक्रमण होता है बलबन का। कब? 1253-54 ईस्वी में। और बलबन का आक्रमण ये रहता है असफल। बलबन किसका सेनापति है? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद के कहने पर बलबन आक्रमण करता है 1252-53 ईस्वी में और वह असफल रहता है। ठीक है। फिर जैत्र सिंह के बाद में उनके पुत्र शासक बनते हैं हमीरदेव चौहान, जो चौहानों में, रणथंभौर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। हमीरदेव चौहान इतने शक्तिशाली शासक हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े और 17 युद्धों में से 16 युद्धों के विजेता कहलाते हैं। कौन? हमीरदेव चौहान। 17वां युद्ध जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ा गया, 17वां युद्ध, तो केवल ये अपने धोखे के कारण हारे हैं। बाकी 17 में से 16 युद्धों के विजेता यह माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमीरदेव चौहान का शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी। और इनके जो पिता हैं वो जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह इनके पिता हैं, और इनकी माता है हीरा देवी, पत्नी है रंग देवी और पुत्री है देवल दे या पद्मला। इनके जो गुरु हैं राघवाचार्य और इनके पुरोहित हैं विश्वरूप। ये विश्वरूप की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है कि हमीरदेव चौहान ने एक यज्ञ करवाया था, और यज्ञ करवाया था अश्वमेध यज्ञ। इस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया है किसने? तो संपन्न करवाया है विश्वरूप ने। ठीक है। इनका जो घोड़ा है वो बादल, और इनके दरबारी कवि कौन है? बीजादित्य। और इनकी रचना है श्रृंगार हार। इस श्रृंगार हार जो रचना है वो किसकी है? हमीरदेव चौहान की। हमीरदेव चौहान खुद भी क्या है? लेखक हैं, और इसी कारण इनकी खुद की रचना है श्रृंगार हार। कुल युद्ध लड़े इन्होंने 17, और 17 में से 16 युद्धों के विजेता माने जाते हैं। कौन? हमीरदेव चौहान। इन्होंने निर्माण करवाया है न्याय की छतरी, जो 32 खंभों की छतरी के नाम से भी जानी जाती है। और किसकी याद में करवाई है? अपने पिता जैत्र सिंह की याद में, क्योंकि जैत्र सिंह का शासनकाल है 1250 से 1282 ईस्वी का। कुल 32 वर्ष का शासनकाल है। इसी कारण अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल के कारण इन्होंने
रणथंभौर में न्याय की छतरी या 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया और हमीर कचहरी और हमीर सोठा महल का भी निर्माण करवाया है। एक बार वापस देखेंगे। हमीरदेव चौहान का शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी और इनके पिता हैं जैत्र सिंह और माता है हीरा देवी और इनकी पत्नी है रंग देवी, पुत्री है देवल दे या पद्मला, गुरु है राघवाचार्य और पुरोहित है इनके विश्वरूप। इन विश्वरूप ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया है किसका? हमीरदेव चौहान का। इनका जो घोड़ा है वो बादल है और इनका दरबारी कवि हैं बीजादित्य। इनकी रचना है खुद की हमीरदेव चौहान की श्रृंगार हार और कुल युद्ध लड़े अपने जीवन में 17 युद्धों में से 16 युद्धों के विजेता हैं और निर्माण करवाया है न्याय की छतरी या 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी अपने पिता जैत्र सिंह की 32 वर्ष के शासनकाल के याद में करवाया है और हमीर कचहरी और हमीर सोठा महल का भी निर्माण करवाया है। यहां तक समझ में आया? मिटा दे। हमीरदेव चौहान के मुख्य सेनापति भी है और इनके कुल 5 सेनापति हैं और 5 सेनापति कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम। इनके कुल सेनापति कितने हैं? 5। तो इनके सेनापति और सेनापति है इनके कुल 5। पहले सेनापति इनके गुरुदास सैनी। दूसरे हैं इनके भीम सिंह और धर्म सिंह। और इनके सेनापति है रणमल रणमल। बात करें रणथंभौर के समकालीन दिल्ली के सुल्तानों की तो दिल्ली में शासन उस समय किसका था? तो दिल्ली में उस समय शासन था खिलजी वंश का। किसका? खिलजी वंश का। और खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश कब से कब तक चला है? तो खिलजी वंश चला है 1290 से 1320 ईस्वी तक। ये खिलजी वंश का शासनकाल है और खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1290 से 1296 ईस्वी। कुल 6 वर्ष का शासनकाल है इसका। फिर जलालुद्दीन की हत्या कर देता है इनका दामाद व भतीजा भी है और दामाद भी है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बाद शासक कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चलता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है। खिलजी वंश में सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। शक्तिशाली सुल्तान है दिल्ली के कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इधर रणथंभौर और रणथंभौर की कुंजी है कौन सा दुर्ग? जैन दुर्ग। अगर किसी को भी रणथंभौर पर अधिकार करना है तो पहले किसको विजय करना होगा, किसको जीतना होगा? जैन दुर्ग को। उसके बाद में कौन आता है? रणथंभौर। जैन दुर्ग को विजय करने के बाद ही रणथंभौर को जीता जा सकता है।
ठीक है। इधर अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का नया नया सुल्तान ही बना है 1290 ईस्वी में। अब ये साम्राज्यवादी नेता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, और अगर इसको साम्राज्य विस्तार करना है तो दिल्ली और रणथंभौर की सीमा टकरा रही है आपस में, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी विस्तार करेगा तो एक दूसरे की सीमा में घुसेंगे, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप साम्राज्य विस्तार करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रणथंभौर पर। क्योंकि रणथंभौर से पहले किसको जीतना पड़ता है? जाइन दुर्ग को। तो इसने आक्रमण किया किस पर? जाइन पर। और कब किया? 1291 ईस्वी में। और 1291 ईस्वी में जाइन दुर्ग पर, जाइन दुर्ग का घेरा डाल लिया, ठीक है। अब जाइन पर आक्रमण कर दिया तो रणथंभौर में कौन बैठे हैं? हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान ने इधर से सेना भेजी, और सेना भेजी किसके नेतृत्व में? गुरुदास सैनी के नेतृत्व में। तो गुरुदास सैनी इनके सेनापति हैं। तो गुरुदास सैनी के नेतृत्व में लगभग 10,000 सैनिकों को भेजते हैं कौन? हमीरदेव चौहान, ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी और गुरुदास सैनी के मध्य भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी हत्या कर देता है किसकी? गुरुदास सैनी की। तो इस युद्ध में पराजित हो गया कौन? गुरुदास सैनी। और कौन विजय हो गया? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया किस पर? जाइन दुर्ग पर। अब जलालुद्दीन खिलजी जाइन में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ से सोच रहा है जाइन से ही कि यार रणथंभौर पर आक्रमण करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि रणथंभौर में कौन बैठा है? हमीरदेव चौहान, सबसे शक्तिशाली राजा है। 17 में से 16 युद्धों का विजेता है कौन? हमीरदेव चौहान। अगर मैं उससे युद्ध करने के लिए गया, वो मुझसे हार गया तो ठीक, नहीं हारा तो मैं अगर वहाँ पे सलट गया तो मेरा क्या होगा? मेरे बाद में मेरी गद्दी का क्या होगा? बड़ी मुश्किल से तो मैंने दिल्ली की गद्दी हासिल की है, और अगर मैं मारा गया युद्ध में तो मेरा तो बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोच रहा है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सैनिकों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो वापस दिल्ली चल रहे हैं। तो सैनिकों ने सोचा यार कि ये गजब आदमी है यार, या तो पहले आक्रमण करना ही नहीं चाहिए था। अगर आक्रमण किया है तो वापस चलने के लिए बोल रहा है, जाइन दुर्ग जीत लिया है, रणथंभौर बिल्कुल जीतने में ही है हम, और ये वापस चलने के लिए बोल रहा है। साला बेवकूफ़ राजा बन गया ये तो, किस बेवकूफ़ को सुल्तान बना दिया, ठीक है। ऐसा कौन सोच रही है? सेना। तो सेना में से एक सैनिक का नाम है अहमद चप। क्या है? अहमद चप। ये सैनिक है किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। और ये अहमद चप जलालुद्दीन खिलजी से बोलता है कि सुल्तान जब प्रथम सीढ़ी पर पैर रख ही दिया है तो क्यों ना रणथंभौर विजय कर ही लिया जाए। ऐसा कौन बोल रहा है? अहमद चप। और किसे बोल रहा है? सुल्तान को, जलालुद्दीन खिलजी को। ये बात, अहमद चप की यह बात जलालुद्दीन को पसंद नहीं आती है। जलालुद्दीन को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, कह नहीं पाता है कि उससे एक सैनिक बोल रहा है कि सुल्तान जब प्रथम सीढ़ी पर पैर रख ही दिया है तो क्यों ना रणथंभौर विजय कर ही लिया जाए। लेकिन सुल्तान क्या कर रहा है? मना कर रहा है। तो बेशर्म की बात है किसके लिए? जलालुद्दीन खिलजी के लिए, सुल्तान के लिए, ठीक है। इस बेइज्जती से बचने के लिए जलालुद्दीन एक वाक्य कहता है कि मैं रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ऐसा कौन बोलता है? जलालुद्दीन खिलजी। और किसे बोलता है? अहमद चप को। तो क्या बोलता है कि मैं रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता, जबकि हमीरदेव से युद्ध करने में इसकी फटती थी, है ना। डरता था ये कौन? जलालुद्दीन खिलजी। किससे? हमीरदेव चौहान से। लेकिन बेइज्जती से बचने के लिए ऐसा वाक्य कहता है। तो
क्या कहता है कि मैं, जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि मैं रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूं। ऐसा कौन बोलता है? जलालुद्दीन खिलजी। एक बार वापस देखेंगे, दिल्ली में खिलजी वंश का शासनकाल है, हमीरदेव चौहान के समकालीन। हमीरदेव चौहान के समकालीन गुलाम वंश भी है, वो 8 वर्ष है, लेकिन गुलाम वंश से कोई भी आक्रमण नहीं होता है और आक्रमण होता है खिलजी वंश से। इसी कारण हम हमीरदेव चौहान के समकालीन खिलजी वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। इसी कारण इसने रणथंभौर के जाइन दुर्ग पर विजय प्राप्त की, जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप हमीरदेव चौहान ने गुरुदास सैनी के नेतृत्व में लगभग 10,000 सैनिक भेजे। इस युद्ध में, जाइन के युद्ध में गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त होते हैं और इस जाइन के युद्ध में विजय रहता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी सोचता है कि रणथंभौर पर आक्रमण करूं या नहीं करूं। अगर वहां पे आक्रमण किया और अगर मैं वहीं पे सलट गया तो मेरा क्या होगा? इस कारण ऐसा सोचता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और वापस ये सैनिकों को आदेश देता है कि सैनिकों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलो यहाँ से दिल्ली। तो इनमें से एक, इनके जलालुद्दीन की सेना में एक सैनिक होता है अहमद चप। अहमद चप कहता है कि सुल्तान जब प्रथम सीढ़ी पर पैर रख ही दिया है तो क्यों ना रणथंभौर विजय कर ही लिया जाए। तब इस बेइज्जती से बचने के लिए जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता, और यह कहकर सैनिकों को वापस दिल्ली ले जाता है। ये कहानी है जलालुद्दीन खिलजी के समय की। ठीक है, मिटा दे। अब जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है 1296 ईस्वी में कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब दिल्ली पर किसका शासन है? अलाउद्दीन खिलजी का। और इधर क्या है? जाइन दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। अब देखिए 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति हैं, उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां गुजरात अभियान पर गए हुए थे। जब ये गुजरात अभियान से वापस लौट रहे थे, कब? 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में जब ये गुजरात अभियान से लौट रहे थे, तब उलुग खां और नुसरत खां ने जाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। जाइन दुर्ग का घेरा डाला। किसने? उलुग खां और नुसरत खां ने। तब रणथंभौर से सेना भेजता है कौन? हमीरदेव चौहान। और किसके नेतृत्व में भेजता है? तो भीम सिंह और धर्म सिंह
तो भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेजते हैं कौन? हमीरदेव चौहान। परिणाम स्वरूप जाइन दुर्ग में जाइन का युद्ध होता है और किस किस के मध्य होता है? उलुग खां और नुसरत खां, और इधर से रणथंबोर से भीम सिंह और धर्म सिंह के मध्य जाइन का युद्ध होता है। और जाइन का युद्ध होता है कब? 1299 ईस्वी में। कब होता है? तो युद्ध होता है 1299 ईस्वी में। ठीक है। इस युद्ध में पहले कौन मारा जाता है? तो इस युद्ध में सबसे पहले नुसरत खां मारा जाता है, और नुसरत खां मारा गया है इस युद्ध में। इस युद्ध में नुसरत खां के मरने की खबर सुनाने के लिए जो धर्म सिंह है, धर्म सिंह जाता है कहाँ? हमीरदेव चौहान के पास में रणथंबोर जाता है, और हमीरदेव चौहान को कहता है कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां की हत्या कर दी है और हम लगभग विजय प्राप्त कर ही चुके हैं। लेकिन जब धर्म सिंह हमीरदेव चौहान को सूचना पहुंचाने के लिए गए हुए थे, तब पीछे से कौन मारा जाता है? भीम सिंह। और भीम सिंह मारा जाता है, इसकी खबर एक सैनिक लेकर आता है उसी समय जब धर्म सिंह हमीरदेव चौहान को खबर सुना रहे थे। तब वह सैनिक कहता है कि महाराज गजब हो गया, भीम सिंह जी युद्ध में काम आ लिए, यानी कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बात किसको पता चलती है? हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और वो धर्म सिंह को बोलते हैं कि तुझे पता है कि जब पेपर ख़त्म नहीं हुआ, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्यों आया? तो खबर सुनाने के लिए आया कि महाराज खुश होंगे, राज्य देंगे, जागीरें देंगे, प्रसन्न होकर धन संपदा देंगे, इसी कारण तो यहाँ पे आया है ना। युद्ध खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही आ गया। तो क्रोधित होकर हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया, और अंधा करवा कर कहाँ डलवा दिया? कारागार में, जेल में डलवा दिया। ठीक है। अब उलुग खां वापस यहाँ से लौट जाता है कहाँ? दिल्ली। तो उलुग खां सेना लेकर वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली। तो दिल्ली आ जाता है कौन? उलुग खां। एक बार वापस देखेंगे। ठीक है। हमीरदेव चौहान। देखिए, अब जलालुद्दीन के बाद में अगले दिल्ली के सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति हैं, उलुग खां और नुसरत खां। जब ये गुजरात अभियान से लौट रहे थे, तब 1299 ईस्वी में इन्होंने जाइन दुर्ग का घेरा डाला, और जाइन दुर्ग का घेरा डाला। इसी कारण हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में जाइन सेना भेजी। परिणाम स्वरूप जाइन का युद्ध होता है उलुग खां, नुसरत खां और धर्म सिंह, भीम सिंह के मध्य। इस युद्ध में नुसरत खां मारा जाता है, जिसकी खबर सुनाने के लिए धर्म सिंह जाता है हमीरदेव के पास। परिणाम स्वरूप पीछे से कौन मारा जाता है? भीम सिंह। और ये पता चलता है हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान को गुस्सा आता है, और क्रोधवश हमीरदेव चौहान धर्म सिंह की आंखें फोड़वा देते हैं, और आंखें फोड़ने के बाद धर्म सिंह को कारागृह में डलवा देते हैं। और उलुग खां वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली। अब यह दिल्ली चला गया, और अलाउद्दीन खिलजी को खबर देता है कि सुल्तान वापस आ रहे थे, तब हमने रणथंबोर की जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन नुसरत खां वहाँ पे मारा गया। तो यार अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि यार रणथंबोर गजब जगह है यार, मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, सभी जगह विजय प्राप्त कर चुका हूँ मैं, लेकिन जैसे ही जाइन दुर्ग पे जाते हैं, जाइन दुर्ग को जीतने के बाद में जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फुस कर जाते हैं, हार जाते हैं। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका रणथंबोर का, नहीं तो शक्तिशाली राजा है हमीरदेव चौहान, टक्कर मिलती रहेगी बार बार। ठीक है। तो बाद में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं खुद सेना लेकर आक्रमण करता है किस पर? रणथंबोर पर। तो ये कहानी यहाँ तक समझ में आई आपको? मिटा दें। ये याद रखेंगे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां और धर्म सिंह भीम सिंह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में कौन मारा जाता है दिल्ली की ओर से? तो नुसरत खां मारा जाता है। और रणथंभौर की ओर से कौन मारा जाता है? भीम सिंह मारा जाता है। ये याद रखेंगे आप, है ना, क्या ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो याद रखना है आपको। अब अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि भैया राजस्थान में क्या आता है, पेपर टप आता है। राजस्थान के राजा है शक्तिशाली कौन? शक्तिशाली राजा है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान से इससे तो नहीं जी सकते। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी खुद आक्रमण करता है किस पर? रणथंभौर पर। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है किस पर? रणथंभौर पर। और आक्रमण किया है कब? 1301 ईस्वी को। तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अभियान करता है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इनका दरबारी कवि रहता है अमीर खुसरो। इसका जो दरबारी है, दरबारी, और दरबारी कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फतह या तारीख अलाई, ठीक है। तो आक्रमण किया रणथंभौर पर, और आक्रमण करने के जो मुख्य कारण हैं वो कारण क्या रहते हैं, पहले इन कारणों को जान लेते हैं जिससे हमें सारी घटनाएं समझ में आ जाएगी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी होती है, मराठा पत्नी, मराठा बेगम चिमना। उसका नाम क्या होता है? चिमना, चिमना। तो ये चिमना है, और चिमना किसकी वाइफ है, किसकी पत्नी है? अलाउद्दीन खिलजी की। अब ये जो चिमना है, ये चिमना प्रेम करती है किससे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति महमूद शाह, महमूद शाह। महमूद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना के मध्य क्या है? प्रेम है। क्या है? लव, प्रेम है। और इस बात का पता चल जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो एक दिन चिमना बोलती है महमूद शाह से कि इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो महमूद शाह बोलता है हाँ चिमनी, क्या हुआ? तो चिमना बोलती कि आज तो पतो लाग गयो। मतलब क्या बोल रही है, सही से बोल। आज तो पतो लाग गयो, भाग ले यहाँ से, ठीक है, नहीं तो तेरे को मार देगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये खबर पता चलती है किसको? महमूद शाह को। महमूद शाह कहता है कि यार जाऊँ कहाँ पे, कहीं पर भी नहीं जा सकता, ये तो दिल्ली का सुल्तान है, कहीं पर भी अगर किसी बिल में भी घुस जाऊंगा तो भी मेरे को ढूंढ निकालेगा और मार देगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो महमूद शाह से चिमना बोलती है कि अभी फटे में पाँव देने वाले हैं, ठीक है। रणथंभौर में चौहान, शक्तिशाली चौहान राजा है कौन? हमीरदेव चौहान। अगर उन्होंने तेरी रक्षा का वादा कर लिया तो समझ लेना तू Z+ सिक्योरिटी में है, ठीक है। तो महमूद शाह जाता है चिमना के कहने पर कहाँ? रणथंभौर। 100 की स्पीड से भागा दिल्ली से, ठीक है। तो रास्ते में जब भाग रहा था तब इसका एक मित्र होता है, मित्र है के हब्रू। क्या है? के हब्रू। और के हब्रू बोलता कि यार महमूद रुक रुक, कहाँ जा रहा है, इतनी तेजी से भाग के कहाँ जा रहा है? तो महमूद शाह बोलता है कि कहीं नहीं, घूमने जा रहा हूँ, आ रहा हूँ वापस, है ना। लेकिन के हब्रू नहीं मानता है, नहीं मैं भी साथ चलूँगा, मानता ही नहीं है। ऐसे होते कि नहीं होते ऐसे दोस्त जो बिना वजह ही गले पड़ जाते हैं। अपन बोलते हैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, नहीं मैं भी चलूँगा साथ में, तो ऐसे गले पड़ गया कौन? के हब्रू महमूद शाह की, ठीक है। तो महमूद शाह बोलता है कि चलो ठीक है चल साथ में। दोनों चले जाते हैं कहाँ? रणथंभौर। तो ये दोनों कहाँ आ गए? रणथंभौर। और रणथंभौर में हमीरदेव चौहान के साथ में सामने आ गए, और हमीरदेव चौहान के पैरों में गिर गया कौन? महमूद शाह। और महमूद शाह बोलता है कि महाराज महाराज बचा लो, मैं
अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सैनिक अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके आपकी शरण में आया हूँ। लेकिन ये जो के अब्रू है ये पास में खड़ा खड़ा सुन रहा है कि यार इसने कौन सा विद्रोह कर दिया, कांड तो कोई और है, इसके अलग ही कांड करता है ये, ठीक है, और बोल रहा है कि विद्रोह करके आया है। लेकिन के अब्रू कुछ बोलता नहीं है। उस समय महमूद शाह बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी मुझे मार देगा, मैं इसका विद्रोही सैनिकों विद्रोह करके आया हूँ। तो हमीरदेव चौहान बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तो रहे यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ रणथंभौर में रह, कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तेरे कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई तुझे नहीं मार सकता, ठीक है। तो महमूद शाह बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप मुझे मेरी रक्षा का वचन दो, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगा, बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो हमीरदेव चौहान बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वचन देता हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक तेरी रक्षा करूँगा। अलाउद्दीन खिलजी तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये मेरा वचन है। ऐसा कौन बोलते हैं? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने वचन दे दिया किसको? महमूद शाह को, ठीक है। अब इस बात का पता चलता है कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही हैं और उसकी पत्नी चिमना का प्रेमी महमूद शाह, इसको शरण दे रखी है किसने? हमीरदेव चौहान ने। ये पता चलता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तब अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होता है और एक पत्र लिखता है हमीरदेव चौहान को। उस पत्र में लिखता है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमें हमारे विद्रोही सैनिक महमूद शाह और के अब्रू को हमें सौंप दीजिए और हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन हमीरदेव चौहान बोलता है कि तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, मैंने वचन दिया है इसकी रक्षा का और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन बोलते हैं? हमीरदेव चौहान। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि चलो ठीक है, महमूद शाह को नहीं दे रहा है मुझे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कर, मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ तो मुझे टैक्स दिया कर दिया कर। तो हमीरदेव चौहान बोलता है कि ओ क्या बात कर रहा है, मैं खुद ही शक्तिशाली राजा हूँ, मैं खुद ही दूसरों से टैक्स लेता हूँ और तुझे टैक्स दूंगा, चल हट यहाँ से। कौन बोलता है? हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। दो कारण तो ये हो गए। तीसरा कारण क्या रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हैं और ससुर है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने पहले आक्रमण किया था जाइन दुर्ग पर और जाइन से वापस लौट गया था दिल्ली। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का बदला भी लेना चाहता था। किससे? हमीरदेव चौहान से। और चौथा कारण क्या रहता है कि हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी ये दोनों ही क्या है? साम्राज्यवादी शासक हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इस कारण क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। तो एक बार वापस देखेंगे इसको, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है चिमना का प्रेमी है महमूद शाह, और चिमना के और महमूद शाह के प्रेम के बारे में पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। परिणाम स्वरूप चिमना के कहने पर महमूद शाह रणथंभौर जाता है और हमीरदेव चौहान से अपनी रक्षा का वचन ले लेता है और रणथंभौर में ही रहता है। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चलता है तब अलाउद्दीन खिलजी पत्र लिखते हैं हमीरदेव चौहान को और महमूद शाह और के अब्रू को हवाले करने के लिए कहते हैं। लेकिन हमीरदेव चौहान मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी टैक्स की मांग करता है, कर की मांग करता है हमीरदेव चौहान से, लेकिन हमीरदेव चौहान उसे मना कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का बदला भी लेना चाहते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इस कारण आक्रमण करते हैं रणथंभौर पर, ठीक है। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उन कारणों को एक बार लिख लेते हैं जिससे आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। आक्रमण के कारण। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण। और आक्रमण के कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण है कि हमीर द्वारा
हम्मीर देव चौहान द्वारा महमूद शाह व उसके साथी के हब्रू को शरण देना। ठीक है। हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स नहीं देना, यानी कि हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन को कर मतलब टैक्स नहीं देना। दो कारण हो गए। और तीसरा कारण क्या रहता है कि अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन की असफलता का बदला लेना चाहता था। तो अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन की असफलता का बदला लेना चाहता था। ठीक है। और चौथा कारण क्या रहता है कि हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही क्या हैं, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, साम्राज्यवादी शासक हैं। तो दोनों ही शासक साम्राज्यवादी थे, साम्राज्यवादी थे। ठीक है। तो ये प्रमुख 4 कारण रहते हैं। कौन कौन से, एक बार वापस देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण, पहला कारण है हम्मीर देव चौहान द्वारा महमूद शाह व उसके साथी कहेब्रू को शरण देना। दूसरा कारण है हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन को कर या टैक्स नहीं देना। अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन की असफलता का बदला लेना चाहता था। और दोनों ही शासक क्या थे, साम्राज्यवादी थे। तो ये कारण समझ में आ गया आपको। अब इन्हीं कारणों से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है किस पर, हम्मीर देव चौहान पर। और परिणाम स्वरूप यह रणथंभौर का घेरा डाल लेता है 1301 ईस्वी में। और रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का क्या डाल लिया, घेरा। और घेरा डाल लिया और अपनी सेना फैला दी चारों ओर। ठीक है। अपनी सेना फैला दी, और सेना फैला दी है कहाँ, रणथंभौर पर। ठीक है। चारों तरफ क्या है, सेना है, चारों तरफ सेना फैला दी है। ठीक है, इसके चारों तरफ। अब रणथंभौर की स्थिति को आप देखेंगे तो रणथंभौर की जो स्थिति है वो पहाड़ियों के ऊपर है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद में क्या रणथंभौर दिखाई देता है। नीचे से तो रणथंभौर दुर्ग दिखाई भी नहीं देता है, पूरा बख्तरबंद है। ठीक है। और पहाड़ियों से और कटीले वनों से घिरा हुआ है कौन,
रणथंबोर दुर्ग। तो रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाल रखा है, चारों तरफ अपनी सेनाएं फैला दी गई है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो न तो बाहर से कोई अंदर जा सकता है, न ही अंदर से कोई बाहर आ सकता है। ठीक है, तो अंदर रणथंबोर दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री की कमी होने लग गई, जिसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि है अमीर खुसरो कहता है अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में, जिसे तारीख अलही भी कहते हैं। तो इसका जो दरबारी कवि है कौन? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतूह। पुस्तक कौन सी है? खजाइन उल फतूह है। इसे ही अन्य नाम से जाना जाता है तारीख अलही। तारीख अलही। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन है, किसमें? खजाइन उल फतूह में। ठीक है, तो रणथंबोर में खाद्यान्न सामग्री का घोर संकट आ जाता है, जिसके बारे में अमीर खुसरो कहता है अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में कि 2 सोने के सिक्कों के बदले 1 चावल का दाना नसीब नहीं था। तो 2 सोने के सिक्कों के बदले में 1 चावल का दाना नसीब नहीं था। ऐसा कौन बोलता है? अमीर खुसरो। ठीक है, एक बार वापस देंगे। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि है अमीर खुसरो। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया तब उसके साथ में कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह या तारीख अलही में रणथंबोर में खाद्यान्न संकट के बारे में लिखा है कि 2 सोने के सिक्कों के बदले 1 चावल का दाना नसीब नहीं था। ऐसा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, अब रणथंबोर में खाद्यान्न सामग्री का संकट है, खाने के सामग्री है नहीं, तो अंदर भी परेशान है कौन? अमीरदेव चौहान। और बाहर घेरा भी डाल रखा है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता कि यार ये शक्ति से तो कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, युक्ति लगानी पड़ेगी ये अमीरदेव चौहान को हराने के लिए। तो ये चाल चलता है और परिणाम स्वरूप यह रणथंबोर के रक्षक रणमल और रत्तीपाल को ढूंढते हैं। रणथंबोर दुर्ग के रक्षक को ढूंढते हैं, और रक्षक है रणथंबोर दुर्ग के रक्षक कौन है? रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल किसके रक्षक हैं? किस दुर्ग के रक्षक है? रणथंबोर दुर्ग के रक्षक हैं। ठीक है, और रणथंबोर दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं रणमल रत्तीपाल। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए आती है, जैसे ही दुर्ग के अंदर आने का प्रवेश करती है तो वहीं से पत्थर छोड़ दिए करते। ठीक है, जिससे क्या है कि सैनिक जो आ रहा है वो चपटा हो जाता। ठीक है, कभी कभार गर्म तेल ऊंधा दिया करते, कभी भाला छोड़ दिया करते। तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर पा रहा था, इसी कारण धोखे से दुर्ग को जीतने का प्रयास किया और रणथंबोर दुर्ग के जो रक्षक है रणमल रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लिया।
रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास में बुलाया और बोला कि यार तुम इतने शक्तिशाली वीर सामंत हो और काम कौन सा कर रहे हो, पहरेदार का, रक्षक बना रखा है तुमको। यार नाम क्या है तुम्हारा? रणमल, रत्तीपाल, इतने बड़े बड़े ना अच्छे अच्छे ताकतवर नाम है तुम्हारे, तुम भी ताकतवर हो, तो क्यों ना रणथंबोर के राजा बनो तुम। मैं तो दिल्ली का सुल्तान हूँ, मैं तो दिल्ली चला जाऊँगा, रणथंबोर का शासक बना दूंगा तुम्हें, ठीक है। और ऐसे ही बहला फुसला कर चने के झाड़ पर चढ़ा दिया किसको? रणमल और रत्तीपाल को। और रणमल रत्तीपाल किसके कहने पर? अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर हमीरदेव चौहान से धोखा करते हैं और गुप्त मार्ग बता देते हैं किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। परिणाम स्वरूप हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य रणथंबोर का युद्ध होता है 1301 ईस्वी में, जिसमें हमीरदेव चौहान केसरिया करते हैं और इनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है और इनकी पुत्री पद्मला जल जौहर करती है। पद्मला या देवल देवी क्या करती है? जल जौहर करती है। इसी कारण राजस्थान का प्रथम शाखा होता है रणथंबोर में 1301 ईस्वी में। तो रणथंबोर का प्रथम शाखा कहाँ हुआ है? तो रणथंबोर में कब हुआ है? 1301 ईस्वी में। और इसमें केसरिया किया है किसने? हमीरदेव चौहान ने। जौहर हुआ है रंग देवी के नेतृत्व में। और केसरिया या जौहर या साका करवाया है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं, लिखेंगे आप। ठीक है। रणथंबोर का युद्ध, और रणथंबोर का युद्ध होता है कब? युद्ध कब होता है? 1301 ईस्वी में। और किस किस के मध्य होता है? हमीर देव चौहान और किसके मध्य? अलाउद्दीन खिलजी। AK-47, ठीक है। अब इसमें धोखे से हमीरदेव चौहान को मार देता है, ठीक है, केसरिया करते हैं हमीरदेव चौहान। तो इसमें इस रणथंबोर दुर्ग में साका होता है, और साका होता है कब? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, ठीक है। और इसमें केसरिया किया है, केसरिया, और केसरिया किसने किया है? केसरिया किया है हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान। और जौहर किया है किसने? जौहर। तो जौहर किया है रंग देवी ने। रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। इनकी एक पुत्री है, और रंग देवी की और हमीरदेव चौहान की एक पुत्री है देवल दे, या इसे ही कहते हैं हम पद्मला। पद्मला। और ये पद्मला या देवल दे जो है, ये जल जौहर करती है पद्मला तालाब में। तो पद्मला तालाब में जल जौहर, पद्मला तालाब में जल जौहर। ये पद्मला तालाब रणथंबोर में अभी भी स्थित है, ठीक है। और ये जो रणथंबोर का जो साका हुआ है, रणथंबोर का जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में महमूद शाह भी किसके साथ हैं? हमीरदेव चौहान की, ठीक है। अब हमीरदेव चौहान मारे गए। रणथंबोर का प्रथम शाखा हो गया 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, जिसमें
केसरिया किया है हमीरदेव चौहान ने, और जौहर इनकी पत्नी रंग देवी ने किया है, और देवलदे और पद्मला जो इनकी पुत्री है इन्होंने जल जौहर किया है। ठीक है, अब युद्ध हो गया, हमीरदेव चौहान इस युद्ध में मारे गए। तो अब रणभूमि में कौन स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी हाथी पर बैठा हुआ है, ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हाथी बनाना तो नहीं आता है मेरे को, ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी बैठा है हाथी पर और रणभूमि में जा रहा है। तो इसको रणभूमि में यहाँ पे कटा-फटा महमूद शाह मिला है। ठीक है, महमूद शाह कटा-फटा है, इसके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं है, रणभूमि में कट गए हैं और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी रणभूमि में आता है और रणभूमि में महमूद शाह इसको रणभूमि में कटा-फटा देखकर अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि महमूदिया, अरे उठ लड़। तो महमूद उठने का प्रयास करता है, नहीं उठा जा रहा है। अरे उठ उठ, अरे नहीं उठा जा रहा है। कौन बोलता है? महमूद शाह। तो महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि सुन, अगर मैं तुझे दिल्ली ले चलूं और तेरा इलाज करवाऊं और तू ठीक हो जाए तो तू क्या करेगा? तो महमूद शाह बोलता है कि मैं 2 काम करूंगा। 2 काम कौन कौन से? पहला तो ये कि सबसे पहले तो तेरे को सल्टाऊंगा, ठीक है, और दूसरा ये कि मैं हमीरदेव चौहान के किसी वंशज को सबसे पहले रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा और दूसरा मैं तुझे मारूंगा। ठीक है, और तेरे मरने के बाद में चिमनी मेरी। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि अभी भी नहीं भूला चिमनी को? नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि वो जो चिमनी है ना, चिमनी, उसको हमने चिमनी में ही डाल दिया है, मार दिया है उसको। तो ये पता चलता है महमूद शाह को। महमूद शाह गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी पर तलवार फेंकता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आता है और गुस्सा आकर अलाउद्दीन खिलजी हाथी से महमूद शाह को रौंद देते हैं और महमूद शाह को वहीं पर हाथी के पैरों के नीचे कुचल डालते हैं, मार डालते हैं। ठीक है, इधर रणमल और रत्तीपाल किसके साथ में है? अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये रणमल और रत्तीपाल, इस रणमल रत्तीपाल को भी मार देते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी रणमल रत्तीपाल से बोलते हैं कि यार तुम अपने जिसका टाटा सोल्ट खाया, जिनका नमक खाया, उसके ही नहीं हुए तो मेरे कैसे होंगे? ठीक है, तो इन दोनों को भी सल्टा दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया रणथंभौर पर और रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया और प्रशासक नियुक्त किया अपने भाई उलुग खां को। तो प्रशासक, तो रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया है किसको? अपने भाई उलुग खां को, ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग का प्रशासक किसे बना दिया? उलुग खां को। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। ठीक है, परिणाम स्वरूप हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी रणमल रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लेते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में हमीरदेव चौहान केसरिया करते हैं। उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है और उनकी पुत्री देवलदया पद्मला जल जौहर करती है। और परिणाम स्वरूप रणथंभौर दुर्ग में 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका होता है। और
रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी महमूद शाह रणमल रत्तीपाल को मार देते हैं और रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त करता है अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई उलुग खां को। अब रणथंभौर पर अधिकार हो गया है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तब अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि है अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी कि कुफ्र का गढ़ आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यह किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। ठीक है। तो जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तब अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी। तो अर्थ क्या हो गया इसका कि आज धर्म विरोधी कौन? हमीरदेव चौहान। तो आज धर्म विरोधी हमीरदेव चौहान का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ऐसा किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। हमीरदेव अपने शरणागतों के रक्षक और वचन पर अडिग रहने वाले शासक माने जाते हैं। इसी कारण इनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सोवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है किसके बारे में? हमीरदेव चौहान के बारे में। तो हमीरदेव चौहान के बारे में क्या कहा जाता है? तो हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। तिरिया तेल हमीर हट तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो इनके बारे में कहावत है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है। इसका अर्थ समझेंगे कि सिंह सवन का अर्थ है शावक। क्या है? शावक का अर्थ क्या होता है? बच्चे, शावक। तो सिंहनी यानी कि शेरनी अपने जीवन में एक ही बार बच्चा देती है, यानी कि शेर जो है अपने जीवन में एक ही बार बच्चा देती है, कि चाहे 1 हो 2 हो 3 हो। ठीक है। एक बार जो बच्चे होने होंगे वो हो जाएंगे, बाद में बच्चे नहीं होते हैं। तो सिंह सवन
सतपुरुष वचन सिंहनी अपने जीवन में एक ही बार बच्चा देती है। सतपुरुष वचन, सतपुरुष जो सज्जन लोग होते हैं वो एक बार वचन देने पर अपने वचन पर, अपने वाक्यों पर अडिग रहते हैं। उसी प्रकार कदली फले एक बार, केले के वृक्ष पर केवल एक बार फल आता है। तिरिया तिल हमीर हट, तिरिया का अर्थ होता है स्त्री, तिरिया का अर्थ क्या होता है? स्त्री। और तिरिया तेल का अर्थ क्या होता है कि स्त्री, जब स्त्री का विवाह होता है तब उस पर तेल की रस्म की जाती है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते कि नहीं करते, है ना, वो के घास वगैरह लेकर कुछ करते हैं, है ना। तो वो जो तेल की रस्म होती है, और कहा जाता है कि तेल चढ़ी स्त्री कभी कंवारी नहीं मानी जाती है। इसी कारण जब विवाह होता है उससे जस्ट पहले ही क्या तेल की रस्म होती है। हमीर हट, हमीर द्वारा एक बार जो हट कर लिया जाता है वो हट दोबारा नहीं होता, ऐसा इस वाक्य में कहा गया है। एक बार वापस देखेंगे कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, यानी कि शेरनी अपने जीवन में एक ही बार बच्चा देती है। सतपुरुष व्यक्ति जो एक बार वचन देते हैं उस पर अडिग रहते हैं, और केले के वृक्ष पर केवल एक बार फल आता है। और तिरिया तेल, स्त्री के अपने जीवन में एक बार ही तेल चढ़ता है। उसी प्रकार जो हमीर द्वारा जो हट कर लिया जाता है वो चढ़े ना दूजी बार, यानी कि दूसरी बार वो हट नहीं होता। जो हट कर लिया वो कर लिया। ठीक है, तो ये हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है। तो हमीरदेव चौहान हठ धर्मी राजा और अपने धर्म के प्रति अडिग रहने वाले, अपने वचन को निभाने वाले शासक माने जाते हैं। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जालौर का चौहान वंश। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों को क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, जब तक जय हिंद, जय भारत।